Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is part 5 of I am Rohtak official simple paper. इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 टू 40 क्वेश्चंस बचे हैं, 8 क्वेश्चन रिमेनिंग है, कंप्लीट करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन क्या है? जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज 2 years ago. John's father's age will be twice the Raman's age after 10 years. What is Raman's 12th birthday celebrated 2 years ago? तो 3 लोग हैं, एक आपका जॉन, एक है फादर और एक रमन. ठीक है, एक यहाँ पे देख लेते 2 years ago, एक आपको देखते हैं प्रेजेंट देखते हैं एंड आफ्टर 10 years है, मतलब एक आपका आफ्टर 10 years वाला सिनेरियो देख. ठीक है, क्या लिखा है? जॉन्स प्रेजेंट एज इज, आपको फाइनली निकालना क्या, व्हाट इज जॉन्स प्रेजेंट एज. तो इस चीज को हम मान लेते हैं एक्स. आपका लिखा है जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज 2 years ago. इसका मतलब इस स्टेटमेंट से हम ये बोल सकते हैं फादर की 2 साल पहले एज इससे 4 times होनी चाहिए. तो मतलब 2 साल पहले फादर की एज क्या होनी चाहिए? 4x होनी चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंटली इसकी फादर की एज कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 4x+2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले 4x थी, तो प्रेजेंट की होगी 4x+2 होगी. एंड 10 साल बाद कितनी होगी इसके? वो हो जाएगी 4x+12 होनी चाहिए. सिमिलरली जॉन की आफ्टर 10 years एज क्या होनी चाहिए? 10 साल बढ़ा दो, तो हो जाएगी x+10 हो जाएगी. एंड 2 years अगो क्या हो जाएगी? हो जाएगी x-2 हो जाएगी. रमन के बारे में क्या गिवन है? If Raman's 12th birthday was celebrated 2 years ago. ठीक है, तो 2 years ago वो 12 साल का था, तो प्रेजेंटली वो कितना होगा? प्रेजेंटली वो आपका होना चाहिए था 14 years का होना चाहिए था. एंड आफ्टर 10 years वो कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए. ठीक है, और कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन? हाँ, ये लिखा है जॉन्स फादर एज विल बी ट्वाइस रमन एज आफ्टर 10 years. मतलब 10 साल बाद फादर की एज रमन की एज से ट्वाइस होगी. मतलब दिस 4x+12 is equal to twice of 24. मतलब 4x+12 is equal to 48, 4x is equal to 36 and x is equal to 9. x 9 आ गया, आपको निकालना क्या था? x की वैल्यू निकालनी थी जॉन की एज, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन. आई होप आपको ये वाला मेथड सिंपल लगा होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, आपको बार बार इक्वेशन लिखनी पड़ी. ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखते तो इजीली आपका आंसर आ जाता. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. Next is Raj invested 76,000 in a business. After a few months, Monty joined it with an invest 57,000. At the end of year, both of them share profits in the ratio 2:1. After how many months did Monty join Raj? Simple question है काफी. राज लिख लेते हैं एंड मोंटी लिख लेते हैं. आई गेस आपको ये तो पता होगा, हर इंसान का जितने भी आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं, हम क्या करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट, उसने मनी कितना इन्वेस्ट करा है इनटू कितना टाइम उसने इन्वेस्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हम रेशियो निकालते हैं, दैट रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है आपका. तो राज ने कितना इन्वेस्ट किया? 76,000. कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा है? कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली आपका पूरे एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है यहाँ पे, मतलब बीच में ऐसा नहीं लिखा ना, स्टार्टिंग से आया हुआ है. इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब इसने पूरे 12 मंथ्स वर्क किया. एंड मोंटी ने कितने इन्वेस्ट किए? मोंटी ने इन्वेस्ट करा है 57,000 इन्वेस्ट किया. आपको लिखा आफ्टर सम मंथ्स ही ज्वाइन. मान लेते हैं उसने एक्स मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो उसने कितने मंथ्स काम करा होगा? उसने काम करा होगा 12 माइनस एक्स मंथ्स काम किया होगा, मतलब काम एज इन उसने इन्वेस्ट किया होगा वहां पे 12 माइनस एक्स मंथ. तो आपका ये इनका रेशियो कितना आया? इनका रेशियो आएगा 76,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 57,000 इंटू 12 माइनस एक्स. ये क्या आपका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ प्रॉफिट के बराबर होता है. बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है. एक तो 0 0 0 गए, कट कट गए. 57 और 76 दोनों आते हैं 19 के टेबल में आते हैं. ये 19 इंटू 3 आता है, ये 19 इंटू 4 आता है. ठीक है, 4 से और ये कट जाएगा 2,
कट किया, 2 बचा, तो आपका आ गया 24 इक्वल टू 3 टाइम्स 12 माइनस एक्स। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां ले जाऊँ तो 24 इक्वल टू 36 माइनस 3x, सो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। आपसे क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड राज ज्वाइन, तो हमने वही वैल्यू को x माना था, तो योर आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा है, वर्क डन बाय P इन वन डे इज डबल द वर्क डन बाय Q इन वन डे, एंड वर्क डन बाय Q इन वन डे इज थ्राइस द वर्क डन बाय R इन वन डे। तो आपके तीन लोग हैं, P, Q और R। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करने का एक सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। मान लेते हैं R को, मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट टू X, ये X यूनिट्स वर्क करता है एक दिन के अंदर, ठीक है, या X लोगों के इक्विवेलेंट है। तो यू कैन से जो आपका की स्टेटमेंट है, इफ वर्क डन बाय Q इन वन डे इज थ्राइस द वर्क डन बाय R, मतलब Q आपके 3 R के इक्विवेलेंट वर्क करता है, इसका थ्राइस द वर्क कर रहा है, मतलब 3 R के इक्विवेलेंट है। अगर R आपका X है तो ये Q कितने के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए 3x के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, वर्क डन बाय P इन वन डे इज डबल द वर्क डन बाय Q इन वन डे, मतलब P आपका Q का डबल होगा। तो अगर आपका Q 3x है तो P कितना आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए आपका 6x आना चाहिए। और अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, तीनों मिलके कितने x के इक्विवेलेंट आने चाहिए, तीनों मिलके आपके 10x के इक्विवेलेंट आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन है, आपको क्या है, P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो अब हम यहाँ पे वो वाला रूल यूज कर लेते हैं, M1 इंटू T1 अपॉन W1, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा हुआ, ये वाला इज इक्वल टू M2 इंटू T2 अपॉन W2। तो पहले केस में आपके नंबर ऑफ मैन कितने, इस वाले केस में P Q R मिलके आपका नंबर ऑफ मैन यू कैन से 10x के इक्विवेलेंट है, एंड इनको टाइम कितना लगता है, इनको टाइम लगता है 30, एंड वर्क दोनों केस में सेम है, तो वर्क को हम W मान लेते हैं। एंड सेकंड केस में मैन कितने हैं, आपका किसके बारे में पूछा है, P अलोन के बारे में पूछा है, P अलोन किसके इक्विवेलेंट है, वो 6x के इक्विवेलेंट है, एंड इसका टाइम आपको निकालना है, टाइम को हम T मान लेते हैं। एंड सेकंड केस में वर्क ऑब्वियसली आपका सेम है, W से W कट जाएगा, X से X कट गया, ये आ गया आपका 300, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपका 300 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब आपको PLN को कितना टाइम लगना चाहिए, आपको लगने चाहिए 15 डेज लगने चाहिए। कई सारे मेथड से कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे सिंपल मेथड ये। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, ठीक है। And how long it will take to go 5 kilometer in stationary water? स्टेशनरी वाटर इसका मतलब आपको इन शॉर्ट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगी आपकी, तो स्पीड ऑफ बोट हमारे मतलब स्टेशनरी वाटर के अंदर ही स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगी तो ऑब्वियसली आपका टाइम टेकन निकल जाएगा। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर होती है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर होती है, ठीक है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन क्या होता है आपका, डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन होता है जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन योर डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज b प्लस आर। एंड आपका अपस्ट्रीम टाइम टेकन क्या होता है, कि ऑब्वियसली जो आपने इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज b माइनस आर। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले केस में क्या गिवन है, दैट ही बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है इन 1 आवर, मतलब ये आपको गिवन है कि डिस्टेंस आपका अगर 2 था अपॉन b माइनस आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको 1 आर लगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दैट b माइनस आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, डाउनस्ट्रीम वाले केस में ही गोज 1, ठीक है, गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस तो 1 है अपॉन b प्लस आर, 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 अपॉन 60 आएगा।
तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करके आएगी आपकी b प्लस आर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सिंपल से b की वैल्यू निकाल लेते। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो आपका आएगा 2b इज इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 4। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई, स्पीड ऑफ बोट है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। कि अभी तक हम किलोमीटर आर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपकी स्पीड आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना 5 किलोमीटर कितनी देर में करेगा, तो टाइम टेकन कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है, तो टाइम टेकन आएगा 5 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1/4। एंड मिनट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 1 आवर 15 मिनट्स। योर आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है आपकी इस चीज की। ठीक है, आपका आएगा ये 5 रेज़ टू पावर 2.7, 25 रेज़ टू पावर है। तो 25 को सबको पहले 5 की फॉर्म में लिख देते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर टू द पावर 2.7 into 5 raised to power 4.2 divided by 5 raised to power 5.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 raised to power 2 into 2.7 आ जाएगा 5.4 into 5 raised to power 4.2 divided by 5 raised to power 5.4। क्या ही सॉल्व करना है, तो दिख ही रहा है, कट किया, आंसर आ गया 5 raised to power 4.2 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पता नहीं इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट तो मत करना, बट आ जाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो अच्छी बात है, बट इतने इजी शायद से नहीं आएंगे, ये थोड़े से डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम। आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या यहाँ पे भी आपको सिंप्लीफाई करना है, बट आपको ऐसे डिवाइड वाले साइन लिखने हैं। ठीक है, अच्छा कभी भी आप बॉड मास लगाते हैं ऐसे, और ऐसे आपको डिवाइड करना है, जैसे ऑब्वियसली आपको बॉड मास लगाना होगा, इसमें पार्ट में करते हैं, क्या करके इसको लिखेंगे 18800 डिवाइडेड बाय 470 डिवाइडेड बाय 28। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 18800 डिवाइड बाय 470 आएगा आपका, इसका ऑफ 0 से 0 गया, 47 इससे 44 40 टाइम्स होता है, तो दिस इज 40 आएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, 40 डिवाइड बाय 20 क्या होता है, वो आता है आपका 2। तो योर आंसर इज, दैट इज योर बी, आंसर बी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। यू हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/6 एंड 8/27। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, 2/3 और 4/6 तो सेम ही चीज होती है, तो क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट करना, इन दोनों को 2/3 लिख सकते हैं, कि 4/6 और 2/3 सेम ही 2/3 होते हैं। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 2/3 एंड 8/27 का आपको एचसीएफ निकालना है। आई होप आपको एचसीएफ पता होगा कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हम करते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कि जितने भी आपके नंबर्स हैं उनका न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या आएगा, मतलब आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 2,8 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 3,27। योर आंसर विल बी एचसीएफ ऑफ 2,8 क्या होता है, दैट इज 2, एंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 27 क्या होता है, ऑब्वियसली 27 आता है। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 2/27। आई होप क्लियर होगा, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका क्यूए सेक्शन का। इफ log 2x minus 1 log 2x plus 3 are in AP, x is equal to, कुछ वियर्ड सा लग रहा है। आई गेस क्वेश्चन ये होना चाहिए था आपका
log 2 raised to power x minus 1 and log 2 raised to power x प्लस 3 होना चाहिए आपका क्वेश्चन। कई बार ये हो जाता है जब उन्होंने अपलोड किया होगा अपना क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, तो कई बार कन्वर्ट होके ना ढंग से कन्वर्ट नहीं होता, उन्होंने चेक भी नहीं करा होगा एम रोहतक वालों ने, उन्होंने डायरेक्ट अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, ये आ गया। एक्चुअल मेरे अकॉर्डिंग ये होगा log 2 होगा, log 2 रेस्ट पर x माइनस 1 होगा, यहाँ पे 2 रेस्ट पर x प्लस 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, अदरवाइज तो सेंस नहीं बन रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेते हैं। आपका एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आएगी। कई लोगों का डाउट ये आता है कि सर एग्जाम में हम कैसे सोचेंगे ये करना है ऑल, एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आएगी, ये यहाँ पे दिक्कत आ गई, एग्जाम में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब आपका ये एपी में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग, कॉम्प्लिकेशन सबसे कम होती है, ट्राई करा करो। लेट, ये टू की पावर्स है ना, इसके कारण ना कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है कैलकुलेट करते हो, इसको पहले एक वेरिएबल मान लेट 2 रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू सम टेम्पररी वैल्यू टी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, log 2 कॉमा log t माइनस 1 एंड log t प्लस 3। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, लॉग कभी भी आ जाए कि लॉग की डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, दैट दिस एक्सपोनेंट, ये दिस पार्ट, this should always be greater than 0, मतलब this t minus 1 should always be greater than 0, मतलब value of t is should always be greater than 1। Similarly यहाँ से t plus 3 should always be greater than 0 और t is always greater than minus 3। तो ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपका ओवरऑल t की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते, काम आएगी बाद में शायद से। ठीक है, अब आपको क्या आगे मैंने, दे आर इन एपी, एपी में मान लेते दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो आपको आएगा ये तो पता होगा, एपी के अंदर दैट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कि ट्वाइस ऑफ log t माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 प्लस log t माइनस 3। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 इसका पावर में चले जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा log a प्लस log b को मल्टीप्लाई करके log a प्लस log b करते तो क्या होता है log a b होता है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू log 2 इंटू टी माइनस 3। अब आपका log है, बेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, बेस बाय डिफॉल्ट आप हमेशा बेस 10 मानते हो। ठीक है, तो अगर आपके दोनों का बेस सेम है तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। एक्सपोनेंट सेम है, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस 3, so this is t square minus 2t plus 1 is equal to 2t minus 6, so t square minus 4t minus 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्व करके आपकी t की वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा आपका t इक्वल टू -1 एंड एक आएगा t इक्वल टू 5 आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व तो आया आप अपने एंड पे कर सकते हो आप, t इक्वल टू -1 एंड 5 आएगा क्वाड्रेटिक का। ऑब्वियसली हमने t के बारे में क्या देखा था, t की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, तो -1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ तक कोई डाउट है, एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर एक हम आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि आपका क्या है, t की वैल्यू इज 5। अब हम सिंप्लीफाई करके अब हमारा क्या आ गया, दैट t इज इक्वल टू 5 आया। t क्या था आपका, 2 रेस्ट टू पावर x था, 2 रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू 5। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आप log ले लो, log बेस 2 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका log 5 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू log 5 टू द बेस 2। तो x कितना आ गया, log 5 टू द बेस 2। ठीक है, इसके बाद आप ये स्टेप ना आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर आपको स्टेप पता है तो, ये चीज पता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इसके बाद x इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 2, अगर आपको पता है कि log का एक्सपोनेंट से क्या रिलेशन होता है। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो ये लॉन्ग प्रोसेस से भी आप कर सकते हो।
ऑप्शन भी अजीब से लग रहे हैं। ऑप्शन का मतलब इसका ऑप्शन का मतलब था log 5 to the base 2 ही था इसका ऑप्शन। ठीक है। ऑफिशियल जो प्रिंट आउट होते वक्त उनका गलती हो गई कि पीडीएफ में कन्वर्ट होते हुए वक्त कई बार प्रॉब्लम हो जाती है वर्ड से, तो इसलिए आई एम रोहतक वालों से गलती हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, हमारा अब आई एम रोहतक का सारे 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको अच्छे लगेंगे होंगी वीडियोस। एंड कमेंट सेक्शन में लेट मी नो आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस चाहते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसी पे वीडियोस बनाने। ठीक है, थैंक यू, बाय।